एक्चुअली भारत के संविधान में, देखिए मैं जो कुछ बोलता हूं इससे बाहर नहीं जाता हूं, संविधान के दायरे में रह के बोलता हूं। और इसलिए संविधान के दायरे में रह के जाता हूं कि मेरा वीडियो कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक पहुंच जाता है और कई बार पहुंचा दिया जाता है, ऐसा भी किया जाता है। तो चाहे पहुंचे या पहुंचाया जाए, लेकिन पहुंचता है। संविधान में शेड्यूल 3 में शपथ बनी हुई है, ओथ। ओथ किसकी किसकी है? सांसद, विधायक, मंत्री, हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, उसमें फॉर्म है। और ये सारे शपथ लेते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो मैं तो सभी सांसदों, विधायकों और हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट जज से ये कहता हूं कि जब आपके शपथ की शुरुआत ही है मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, तो काम करते समय ये ध्यान रखा करिए, आप जो काम कर रहे हैं ये ईश्वर को पसंद है कि ईश्वर को नापसंद है। इतना छोटा सा ध्यान दे दें। इसलिए मैं कई बार पब्लिकली कह चुका हूं, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री को पर डे अपनी शपथ पढ़ना चाहिए। उन्होंने शपथ लिया क्या है? वो कहते हैं मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित जो कुछ संविधान में लिखा है इसकी भावना के अनुसार काम करूंगा। संविधान के प्रियम्बल में जो पहला शब्द आया सोवरेंटी का, सोवरेंटी का मतलब तब होगा जब गुलामी का नाम कसम खत्म होगा। अब गुलामी का नाम हटाने के लिए मैंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि साहब एक रीनेमिंग कमीशन बनाओ जिसमें जज भी हो, हिस्टोरियंस भी हो, सब लोग हों। जस्टिस जोसेफ साहब के यहां, एक केएम जोसेफ साहब थे पहले, उनके यहां उनके बेंच में मैटर गया। बोले इससे तो देश में आग लग जाएगी। हमने कहा देश में आग क्यों लग जाएगी? अरे मैं कह रहा हूं विदेशी हटाओ, स्वदेशी लाओ। विदेशी नाम हटाओ, स्वदेशी नाम ले आओ। और जिनके बारे में हिस्ट्री में क्लियर है कि ये लुटेरे थे, ये दरिंदे थे, इन्होंने अत्याचार किया, इन्होंने बहुत लोगों का कत्लेआम कराया, इनकी वजह से बहुत सारे भारतीयों को कन्वर्ट होना पड़ा, इनकी वजह से बहुत सारी हमारी माताओं बहनों को कुएं में कूदना पड़ा, आग में कूदना पड़ा। क्या उनके नाम पे कोई सड़क, मोहल्ला, गली होना चाहिए? लेकिन केएम जोसेफ साहब बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो पीआईएल से देश में आग लग जाएगी, ये लग जाएगी। हमने कहा कोई रिलीजन की बात तो हम कर ही नहीं रहे। अनफॉर्चुनेटली यही सिस्टम है आपके बाकी कानूनों पे। तो सर मैंने 1860 का इंडियन पिनल कोड चैलेंज किया कोर्ट में, और हमने कहा कि जितने कानून है भ्रष्टाचार अपराध के, इनको एक कानून बनाओ, वन नेशन वन पिनल कोड। और मुझे खुशी है सरकार, कोर्ट ने बोला ये काम पार्लियामेंट का काम है, अपनी तरफ से एनओसी दे। फिर मैं सरकार के पास गया, सरकार ने उस पर काम शुरू किया है। तो जो नया वाला आ रहा है अभी उतना परफेक्ट तो नहीं आया है, सारे कानूनों को मर्ज नहीं किया गया है, लेकिन उसमें कई कानूनों को मर्ज किया गया है। मेरा यह मानना है कि सॉवरेंटी तब आएगी जब हम भारत में वन नेशन वन पिनल कोड लागू करेंगे। अभी क्या हो रहा है, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी, ऐसे 50 कानून चलते हैं। जस्टिस सिस्टम की शुरुआत होती है थाने से। एफआईआर लिखता कौन है? कांस्टेबल। कांस्टेबल कितना पास होता है? 10वीं या 12वीं। वो 10वीं 12वीं वाला बेचारा 50 कानून कैसे पढ़ेगा? और वो भी 50 अलग अलग कानून। जैसे आप लोग डायरी मेंटेन करते हैं, अगर आपको जनवरी की एक डायरी दे दी जाए, फरवरी की एक डायरी, मार्च की एक डायरी, से 12 डायरी दी जाए, तो आपको 12 डायरी लेके घूमना पड़ेगा। आपके लिए कठिन हो जाएगा कि नहीं कठिन हो जाएगा? अभी एक डायरी है तो बड़ी अच्छा है। या जितनी किताब है फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, मैथ की, उसमें 50 चैप्टर है, अगर वो 50 चैप्टर की 50 किताब बना दिया जाए तो प्रोफेसर्स के लिए भी उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, स्टूडेंट के लिए भी हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा वन नेशन वन पिनल कोड बनाइए। भ्रष्टाचार अपराध के जितने भी कानून हैं उनको मर्ज करके, जैसे अमेरिका में चलता है फेडरल पिनल कोड, वो वन नेशन वन पिनल कोड है, वहां पे सारे कानून उसी में एक में है। अच्छा, उसका बेनिफिट ये हुआ, एफआईआर लिखने वाला कांस्टेबल, मान लो कोई शिकायत आई, फट से इंडेक्स पे जाएगा, वो चैप्टर यहां बना हुआ है, चैप्टर 1 घूसखोरी, चैप्टर 2 जमाखोरी, चैप्टर 3 मिलावटखोरी, चैप्टर 4 कालाबाजारी, चैप्टर 5 नशा तस्करी, चैप्टर 6 मानव तस्करी। वो इंडेक्स देखता चला जाएगा और देखता जाएगा ये अपराध किया है, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, आराम से वो एफआईआर लिख देगा। जब अच्छा एफआईआर होगा, अच्छी जांच होगी, जब अच्छा एफआईआर होगा, अच्छी चार्जशीट होगी, तब मुकदमों का फैसला भी जल्दी होगा।
तब दोषियों को सजा भी मिलेगी, निर्दोष जेल में नहीं होंगे, निर्दोष बेल पे होंगे। अभी उल्टा चल रहा है, निर्दोष जेल में है और दोषी बेल पे है। और कई बार सबूत के अभाव में लोग छूट जाते हैं, क्योंकि एफआईआर कुछ और होता है, चार्जशीट कुछ और होती है, गवाहों के बयान कुछ और होते हैं, उनमें एक रूपता नहीं आ पाती है। इसलिए जस्टिस सिस्टम ठीक करना जरूरी है। सोवरेंटी का मतलब ये हुआ कि भारत में सारे कानून बदले जाएं, तब जाके वास्तव में भारत की सोच बदलेगी। सोच को बदलना जरूरी है। जैसे अगर हमने पढ़ा होता, महर्षि भारद्वाज को पढ़ा होता, तो हमें समझ में आता है यार ये राइट ब्रदर है, ये तो नकलची था। ये जो बात राइट ब्रदर लिख रहा है, भारद्वाज जी बहुत पहले लिख चुके। हमने अगर महर्षि पाणिनि को पढ़ा होता, हम कहते थे ये न्यूटन तो जो बात कह रहा है तो बहुत पहले हमारे यहां लिखी जा चुकी है। जब न्यूटन पैदा नहीं हुआ उसके 3000 साल पहले बात लिखी जा चुकी है। हमने चूंकि पढ़ा नहीं है, तो इसलिए शिक्षा का सर भारतीयकरण करना, चिकित्सा का भारतीयकरण करना, पुलिस व्यवस्था का भारतीयकरण करना, प्रशासनिक व्यवस्था का भारतीयकरण करना, इस पे मेरी कई पीआईएल है। 1861 का पुलिस एक्ट भी हमने चैलेंज किया हुआ है, 1872 का एविडेंस एक्ट भी चैलेंज किया हुआ है, और पुलिस चार्टर, सिटीजन चार्टर, जुडिशियल चार्टर, ऐसी मेरी पीआईएल चल रही है। देखते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कुछ न कुछ जरूर बदलेगा। आज अश्विनी जी ने हमको ध्यान दिया, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए हम जो हमारे यूनिवर्सिटी में प्रयत्न कर रहे हैं, सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज के द्वारा, जिसमें हम भारतीय ज्ञान परंपरा मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम को हर क्षेत्र में हम डाल रहे हैं। उसमें आप सब लोगों से सहयोग की विनती, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जो भी छात्र निकले वो पूरे ज्ञानवान होकर निकले, जिससे कि हमारे देश में इस प्रकार के जो बदलाव बोला है वो उसमें सहयोगी बन सके। तो मेरी हमारी आप सबको से विनती है कि आप इस कार्य में तन मन धन लगा, धन नहीं धन लगा के आप सहयोग करें, जिससे कि हम धन आपका रहेगा, तो इसमें आप पूरा सहयोग करें, जिससे कि हम हमारे छात्रों का सुंदर भविष्य बना सकें, वो हमारे देश के अच्छे नागरिक बन सकें। और जितने भी आपको स्थिति के बारे में अवगत कराया गया है, उन्होंने परिस्थितियों को रोक सके। धन्यवाद। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमें नेचर से सीखना चाहिए। जैसे कोई बगीचा हो, वहां 5 आम का पेड़ हो, तो आम का बगीचा तैयार करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आम का पेड़ लगाना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसकी निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, सफाई करनी पड़ेगी, जानवरों से रक्षा के लिए उसको बैरिकेटिंग भी लगानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन बबुल का बगीचा तैयार करने के लिए कुछ भी नहीं करना। खेत को खाली छोड़ दीजिए, बबुल का बगीचा अपने तैयार हो जाएगा। आपने 5 आम लगाया, उसके बीच में अगर एक बबुल अपने आप पैदा हो गया, जैसे भी वो चिड़िया के द्वारा पैदा हो गया, जैसे भी पैदा हो गया, तो याद रखिए 10 साल के बाद आपके 5 आम सूख जाएंगे, केवल वहां बबुल बचेगा। इसलिए माली की ड्यूटी है कि जैसे बबुल का पेड़ दिखाई पड़े, छोटा हो तभी उसको उखाड़ के फेंक दें। अगर छोटे में नहीं उखाड़ को फेंकेंगे तो आप बबुल के पेड़ को कितना भी खाद पानी दे लो, उसमें कांटा ही पैदा होगा, उसमें आम पैदा। तो जरूरत इस बात की है, माली की ड्यूटी है कि आम ज्यादा से ज्यादा पैदा हो और बबुल छोटे में ही उसको निकाल के साफ करते रहें। आप क्या कहना चाहता हूं मैं, आप समझ रहे होंगे, आप सब समझदार हैं। भारत की 80% समस्याओं का समाधान कानून के जरिए हो सकता है। भारत की 80% समस्याओं का समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है, विधानसभा और हाई कोर्ट से हो सकता है। लेकिन ज्यादा समस्याओं का समाधान संसद और विधानसभा से हो सकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पीआईएल के जरिए बहुत कम होती है। पीआईएल की एक लिमिट होती है, हर कहते नहीं पीआईएल, हर बीमारी की दवा पीआईएल में नहीं होती है। तो संसद और सुप्रीम कोर्ट को जगाने का 2 तरीका है, सड़क और सोशल मीडिया। ध्यान से समझिए, सारी दवा कहां बनेगी? संसद में। अब जो संसद में जो हमारे दवा निर्माता, दवा के बनाने वाले सो रहे हैं, इनको जगाने का 2 तरीका है, सड़क और सोशल मीडिया।
आप रोज रोज सड़क पर तो उतर नहीं सकते, तो क्या तरीका है? आपके हाथ में फोन है, आधे घंटे का समय लगाइए, फेसबुक पे अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और सही चीजों को, फैक्ट को लिखना शुरू करिए। इनफैक्ट आपको खुद भी आश्चर्य होगा, आपको शुरू में लगेगा लोग आपको इग्नोर करेंगे, और ऐसा भी होता भी है। जब आप अच्छा काम करते हो तो पहले आपका मजाक उड़ाया जाता है, फिर आपका विरोध किया जाता है, फिर आपको इग्नोर किया जाता है, और फिर एक्सेप्ट किया जाता है। ये मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बात बता रहा हूं। मैंने पीएल शुरुआत में फाइल किया था, लोग हंसते थे, फिर इग्नोर करते थे, फिर मजाक उड़ाते थे, फिर धीरे धीरे जब सरकारों ने उस पर ध्यान देना शुरू किया, सरकार ने कानून बनाना शुरू किया, तो आज जो देख रहे हैं ये एक दिन का नहीं है, ये 20 साल, पिछले 20 साल की शायद तपस्या का परिणाम है। ऐसे मैं तो सबसे कहता हूं, संसद को जगाना आवश्यक है, सुप्रीम कोर्ट को जगाना आवश्यक है, सांसदों को, जजों को जगाना आवश्यक है। सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करिए, अच्छी बात जो लगे फट से डालिए। और ये मैं फेसबुक का स्पेशली नाम लिया क्योंकि ट्विटर कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फेसबुक पे कितने फ्रेंड होंगे आपके हाथ में है। आप जोड़ सकते हो, अधिक जोड़ सकते हो। दूसरा, भारत में ट्विटर यूजर 505 करोड़ है, भारत में फेसबुक यूजर 50 करोड़ है, तो 10 गुना ज्यादा है। कॉमन मैन जो अभी दूर है, इस रोशनी से दूर है, जो चर्चा हम इस हॉल में कर रहे हैं इंडस यूनिवर्सिटी के, यहां की चर्चा से जो आदमी दूर है, रिक्शा चला रहा है या जो कुछ कर रहा है, उसको नहीं पता। उसको बताने का एक ही तरीका है, उसका नंबर आपके पास नहीं है लेकिन उसका फेसबुक अकाउंट आपके पास है। अधिक से अधिक जोड़िए, धीरे 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 अलाइनमेंट होता चला जाएगा, अलाइनमेंट होता चला जाएगा, एक जैसी सोच आती जाएगी। साल 2 साल में बदलेगी, बहुत कुछ बदला है और आगे बहुत कुछ बदलेगा।